आप सभी साथियों को मेरी ओर से धनतेरस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग क्वेश्चन सेट 3 को पढ़ने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट 3 को पढ़ने वाले हैं विथ एक्सप्लेन। इसमें 20 क्वेश्चन है, लेकिन एक्सप्लेन के साथ पढ़ेंगे तो गारंटीड है लगभग 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन उनको मिलने वाला है। ये आपका सेट एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, पैट और वीडियो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट दिस सेक्शन विथ अ मोस्ट एनर्जेटिक लाइन। तो ध्यान से सुनिए, ये दुख ये दर्द ये सब तेरे अंदर है। ये दुख ये दर्द ये सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए इस पिंजड़े से बाहर निकल कर तो देख, तू अपने आप में ही एक सिकंदर है। तो हम अपनी लिमिटेशन से बंधे हुए हैं, तो अपनी लिमिटेशन से हट के हमको जो है आगे बढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो आपको जानकारी के लिए बता दें, मैक्सिमम किसी विधानसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं 500, और मिनिमम कितने हो सकते हैं 60। लेकिन कुछ अपवाद हैं। अपवाद कौन से हैं? जैसे गोवा, सिक्किम एंड मिजोरम। तो ये क्या है? अपवाद है। यहाँ पे इस मिनिमम जो है 60 सदस्य से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? नेसेट किस देश की संसद का नाम है? तो सही जवाब है इसका इजराइल। इजराइल की संसद को क्या बोलते हैं? नेसेट बोलते हैं। और भी हम लोग इसमें कुछ एडिशनल फैक्ट देखते हैं इस क्वेश्चन के साथ, ताकि क्वेश्चन में पेपर में जो है हमारे किसी भी तरीके के क्वेश्चन छूट ना पाए। तो देखिए, पहले अपने भारत से ही शुरुआत करते हैं। भारत में संसद को संसद ही या पार्लियामेंट बोला जाता है। पार्लियामेंट में 2 सदन है, एक है निचला सदन जिसको लोकसभा बोलते हैं, एक उच्च सदन जिसको राज्यसभा बोलते हैं। अमेरिका की संसद को क्या कहते हैं? अमेरिका की संसद को बोलते हैं कांग्रेस बोलते हैं। कांग्रेस सदन, कितने सदन है कांग्रेस में? कांग्रेस में 2 सदन है, एक है सीनेट और दूसरा है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। आगे क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। जापान की संसद को क्या कहते हैं? तो आपको पता होगा, जापान में विभिन्न प्रकार के भूकंप, सुनामी वगैरह वगैरह, ज्वालामुखी का फटना होता ही रहता है, तो फिर अपने आप को रिस्ट्रक्चर कर लेता है। तो जापान की डाइट बहुत है, तो जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं एडिशनल फैक्ट में। इजराइल की संसद को क्या बोलते हैं? अभी पढ़ के हम लोग इजराइल की संसद को क्या बोलते हैं? नेसेट बोलते हैं। हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश की जो संसद का नाम है वो क्या है? जाति सभा। जाति सभा किस देश की संसद है? तो सही जवाब है बांग्लादेश की संसद का नाम जाति सभा है। अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है? अफगानिस्तान की संसद का नाम है शोरा। अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा आतंकी हमले होते रहते हैं, तो वहाँ शोर मचा रहता है, तो इस तरीके से याद कर लीजिएगा, अफगानिस्तान की संसद का नाम है शोरा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? संसदीय व्यवस्था जो है वो कहाँ से ली गई है? मतलब संसदीय व्यवस्था भारत में जो है संविधान में कहाँ से ली गई है? कि डिफरेंट पार्ट से, डिफरेंट कंट्री से कुछ ना कुछ लिया गया है। जैसे नीति निर्देशक तत्व तो कहीं से लिए गए हैं, मूल अधिकार कहीं से लिए गए हैं। तो वही पूछा जा रहा है कि संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है। तो संसदीय व्यवस्था याद रखिए, संसद इक्वल टू ब्रिटेन। संसद इक्वल टू ब्रिटेन। तो संसदीय व्यवस्था भाइयों कहाँ से ली गई है? संसदीय व्यवस्था ली गई है ब्रिटेन से। जर्मनी से क्या लिया गया है, फ्रांस से क्या लिया गया है, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो आगे चलते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट में, इसी क्वेश्चन में। तो भारत के संविधान में ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया? तो ब्रिटेन से देखिए क्या क्या लिया गया। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली गई है, विधि निर्माण के बारे में लिया गया है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एकल नागरिकता। तो ब्रिटेन से 3 चीज़ें ली गई, संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि का निर्माण। अमेरिका से क्या लिया गया? न्यायिक स्वतंत्रता का अधिकार और मौलिक अधिकार। न्यायिक स्वतंत्रता का अधिकार और मौलिक अधिकार ये कहाँ से लिए गए? अमेरिका के संविधान से लिए गए।
ठीक है, कहाँ से लिए गए? अमेरिका के संविधान से लिए गए। आपातकाल, आपातकाल का सिद्धांत कहाँ से लिया गया? जर्मनी से लिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन को कि आपातकाल कहाँ से लिए गए? जर्मनी से। आप सभी को पता है मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन है, मैक्सिमम एग्जाम में पूछा गया है, नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। सूची, समवर्ती सूची जो है, आपको पता है 3 तरह की सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची जो है वो कहाँ से ली गई है? समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आगे देखते हैं, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया, मतलब जो हम लोग अपने संविधान में संशोधन करते रहते हैं, तो इस संशोधन का जो तरीका जो है, संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है दोस्तों? तो संसदीय प्रणाली ली गई है ब्रिटेन से। एकल नागरिकता ब्रिटेन से। विधि निर्माण ब्रिटेन से। अमेरिका से क्या क्या है? न्यायिक स्वतंत्रता। अमेरिका के पास है यूएन। हर जगह कहीं कभी कोई देश का लफड़ा होता है तो कहाँ जाएगा? यूएन में जाएगा। तो याद रखिए, न्याय देने का काम कौन करता है? अमेरिका। तो वहाँ से याद लिख दीजिए, सबसे पहले स्वतंत्रता किसने पाई? अमेरिका। तो इस तरीके से आपके लिए न्यायिक स्वतंत्रता का अधिकार और मौलिक अधिकार, ये सब कहाँ से लिए गए हैं? आपके अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। आपातकाल कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। संविधान संशोधन कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। आगे चलते हैं, रूस। आपको पता है अमेरिका और भारत की अगर लड़ाई हो तो रूस जरूर साथ देगा। ठीक है, तो याद रखिए इस तरीके से, भारत मेरा दोस्त है, मैं उसकी मदद करूंगा, ये मेरा मूल कर्तव्य है, ऐसा कौन कहता है? रूस। तो इस तरीके से याद हो गया कि मूल कर्तव्य जो है कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए। ठीक है, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए? रूस से लिए गए। आगे देख लेते हैं, कनाडा। कनाडा राज्यों में शक्ति का जो विभाजन है, ठीक है, स्टेट में जो डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का, वो कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया। फ्रांस से। फ्रांस से क्या लिया गया? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया? फ्रांस से। ये मूल कर्तव्य के बारे में याद रखिएगा, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए? रूस से। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? आपके अमेरिका से। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा भी था, देख लीजिए चाहे इस चीज़ को, मौलिक अधिकार के बारे में। ठीक है, ये देखिए मौलिक अधिकार अमेरिका से। मूल कर्तव्य, तो भारत मेरा दोस्त है, उसकी मदद करना मेरा मूल कर्तव्य। इस लाइन से याद रहेगा, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए? रूस से लिए गए। आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 11वां मौलिक अधिकार किस संशोधन के बाद से जोड़ा गया था? तो 11वां मौलिक अधिकार 42वें संविधान संशोधन 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 1976 से जो है वो क्या किया गया था? आपका 11वां मौलिक अधिकार जोड़ा गया था। अब बात आ जाती है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। तो देखिए क्या है, आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 14 कहता है कानून के समक्ष समानता, मतलब कानून के समक्ष सभी लोग क्या हैं? समान। ऐसा किसमें लिखा है? आर्टिकल 14 में। अवसर की समानता, मतलब सरकारी नौकरी में आप सभी लोगों को समान अवसर दिए जाएंगे, ऐसा किसमें है? आर्टिकल नंबर 16 में। आर्टिकल नंबर 17 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी, इसका अंत किसमें है? आर्टिकल नंबर 17 में। आर्टिकल नंबर 19 है, जिसके तहत मीडिया जो है हमेशा डिफरेंट तरीके क्वेश्चन किसी से पूछने का अधिकार रखती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में कुछ अधिकारों का संरक्षण, या आर्टिकल नंबर 19 है। आर्टिकल नंबर 21 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 21 बोलता है प्राण और दैविक स्वतंत्रता। ठीक है, अपने जान बचाने की आपको स्वतंत्रता है, संरक्षण करने की स्वतंत्रता है। तो ये आर्टिकल नंबर किस में है? 21 में। आगे चलते हैं, आर्टिकल 29 और 30 याद रखिएगा, अल्पसंख्यकों से हैं। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब से, SC/ST से। अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करना और उनका प्रशासन करने का अधिकार, ऐसा किसमें लिखा है? आर्टिकल नंबर 30 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्टिकल 32, ठीक है, रिटें जो जारी होती हैं, 5 तरीके की रिटें जारी होती हैं, वो किससे होती हैं? रिटें जारी करने के लिए आर्टिकल कौन सा है?
32 मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट और अन्य उपचार। ठीक है, ये किससे? आर्टिकल नंबर 32 से। आर्टिकल 40 भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या? ग्राम पंचायतों के बारे में। ग्राम पंचायतों का जो संगठन है वो कहाँ है? आर्टिकल नंबर 40 में। आर्टिकल नंबर 44 क्या कहता है? नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, वो कहाँ है? आर्टिकल नंबर 44 में। आर्टिकल नंबर 50 देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आर्टिकल नंबर 50 क्या कहता है? कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किस में किया गया है? आर्टिकल नंबर 50 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे जो एग्जाम में लगातार पूछे जा चुके हैं। तो ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं हम लोग, आगे देख लेते हैं ज़रा। ठीक है, क्या है आगे, क्या कह रहा है? आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, आर्थिक और सामाजिक योजना किस सूची में आती है? देखिए, सूची भी हमने पढ़ा था, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई? सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक योजना, आर्थिक और सामाजिक योजना किस सूची में आती है? तो इसका सही जवाब है समवर्ती सूची में आती है। समवर्ती सूची किस संविधान से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को किस अधिकार का भाग बना दिया है? तो इसके 4 ऑप्शन हैं: जीवन का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब इसका होगा जीवन का अधिकार है। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जो है वो क्या है? हमारे जीवन का अधिकार है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा? 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको भी पता होगा, प्रधानमंत्री ने जो है कोरोना पीरियड में लोगों को क्या दिया था? फ्री राशन बांटना चालू कर दिया था। ठीक है, तो उसी पे है ये क्वेश्चन। अनिवार्य वस्तु अधिनियम कब पारित हुआ? ठीक है, एसेंशियल आर्टिकल जो एक्ट है वो कब पारित हुआ? तो इसका सही जवाब क्या है? 1955, 1955। तो इसमें क्या है देख लेते हैं। इसमें जो है क्या क्या आता है, कौन कौन सी एसेंशियल थिंग्स हैं। अनिवार्य वस्तु अधिनियम 1955 में पारित हुआ। लोगों को अनिवार्य वस्तुएं जैसे खाद्य, अनाज, खाद्य तेल, दालें, केरोसिन और चीनी आदि देना सुनिश्चित किया गया। तो देखा है ना, आपको केरोसिन मिलता है, कंट्रोल में जाते हैं, दालें मिलती हैं, खाने के लिए अनाज मिलता है। तो ये अनिवार्य वस्तु अधिनियम 1955 के तहत ऐसा स्टार्ट हुआ था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए सेफ्टी वॉल का सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए सेफ्टी वॉल का सिद्धांत किसने दिया था? तो सेफ्टी वॉल का सिद्धांत बताइए किसने दिया था? तो इसका सही जवाब है लाला लाजपत राय जी ने दिया था सेफ्टी वॉल का सिद्धांत। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसकी लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज बोली जाती है? डफरिन के दिमाग की उपज क्या कहलाती है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। सेफ्टी वॉल का सिद्धांत किस पुस्तिका से है? तो यंग इंडिया पत्रिका से जो है सेफ्टी वॉल का सिद्धांत लिया गया और लाला लाजपत राय ने 1960 में ये दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी यानी स्वतंत्रता का पेड़ का पौधारोपण किसने किया था? तो ट्री ऑफ लिबर्टी आपके किसने की थी? टीपू सुल्तान ने। किसने की थी? टीपू सुल्तान ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें क्या है? टीपू सुल्तान ने जैकोबियन क्लब की सदस्यता ग्रहण करके श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी का पौधारोपण किया। जैकोबियन क्लब जो है इसकी स्थापना कब होती है? 1794 में फ्रांसीसियों द्वारा की गई थी। तो जब टीपू सुल्तान ने जैकोबियन क्लब की सदस्यता ली तो श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी यानी कि उसका पौधारोपण किया था, स्वतंत्रता का पेड़ नाम से उसको लगाया था। और अगर जैकोबियन क्लब की बात करें तो कब स्थापित हुआ था? 1794 में। वो किसने किया था? फ्रांसीसियों ने किया था
जैकोबिन क्लब का स्थापना। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता असहयोग आंदोलन का हिस्सा नहीं है। अभी आपको पता है असहयोग आंदोलन कब हुआ था। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट में ये है कि क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो कैसे चेंज हो रहे हैं वो देख लेते हैं। तो असहयोग आंदोलन में कौन कौन विरोध किया था, कौन कौन साथ नहीं था। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में महात्मा गांधी ने की। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, मोहम्मद अली जिन्ना और एनी बेसेंट। कौन कौन? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, मोहम्मद अली जिन्ना और एनी बेसेंट ने इस विचार का विरोध किया था, यानी कि असहयोग आंदोलन का क्या किया था? विरोध किया था। असहयोग आंदोलन का क्या किया था? विरोध किया था। तो इसमें ऑप्शन ज़रा ध्यान से देखेंगे कौन कौन से आ रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है? बी। ऑप्शन नंबर इसका क्या है? बी सही होगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। असहयोग आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था? 1920। ठीक है। नील दर्पण, नील दर्पण नामक नाटक किस से संबंधित है? ठीक है, नील दर्पण नामक नाटक किससे संबंधित है? अब जैसे समझ आ रहा है नील दर्पण, तो आपको सिंपल दिख रहा होगा कि ये किस में लिया गया है? नीली क्रांति से ही है। ठीक है, नील की क्रांति से। तो पढ़ लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को पहले। क्या बोल रहा है? नील दर्पण एक बंगाली नाटक है जिसे दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया। यह पुस्तक पहली बार 1860 में ढाका में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में फरवरी मार्च 1859 की नील विद्रोह का वर्णन किया गया है। ठीक है, नील विद्रोह जो हुआ था, नील क्रांति हुई थी, उसी का वर्णन है। किसने इस पत्रिका को लिखा है, बंगाली नाटक को लिखा है? दीनबंधु मित्र ने लिखा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा नील विद्रोह। इसका क्या हो जाएगा सही जवाब? नील विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, गवर्नर जनरल से बहुत क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री में पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में, हर एग्जाम में मिलेगा। और मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन को इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो 1857 यानी 1857 के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय जो है कौन थे? कैनिंग भाई साहब। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग उस समय क्या थे? गवर्नर जनरल थे। कब? 1857। क्योंकि इनका टाइम पीरियड देख लीजिए। अगर इनका टाइम पीरियड की बात करें तो 56 से लेकर 62 तक लॉर्ड कैनिंग रहे हैं गवर्नर जनरल के पद पे भारत के। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल को भी डिस्कस करना है हम लोग को, ताकि जो है हर तरीके क्वेश्चन पेपर में सॉल्व हो जाए इस टॉपिक से। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द गवर्नर जनरल। पहले सबसे पहले जो था क्या हुआ करता था? बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था। फिर नहीं, पहले बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, फिर संशोधन हुआ, फिर बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बोलने जाने लगा। ठीक है, फिर और संशोधन हुआ, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल उसको भारत का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। तो इस तरीके से इसकी हायरार्की थी। पहले क्या होता था? बंगाल का गवर्नर होता था, फिर उसमें जनरल शब्द जुड़ गया, गवर्नर जनरल होने लगा। फिर बंगाल का गवर्नर जनरल ना कह के उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा 1833 के अधिनियम से। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्लाइव, बंगाल का अगर फर्स्ट गवर्नर पूछा जाए तो कौन था? क्लाइव था। इसी के टाइम पे प्लासी का युद्ध हुआ था। क्लाइव के समय में प्लासी का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन बन सकता है कि प्लासी का युद्ध किस गवर्नर जनरल के, किस बंगाल के गवर्नर के समय हुआ था? तो सही जवाब होगा क्लाइव के समय हुआ था। पूछा जा सकता है बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? क्लाइव होगा। अब गवर्नर जनरल शब्द चालू हो गया, तो बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका सही जवाब होगा वॉरेन हेस्टिंग। इसी के समय द्वैत शासन को समाप्त किया गया था। तो द्वैत शासन का अंत, डुअल जो थी चलती थी आपकी, वो कब ख़त्म की गई थी? तो वो कब ख़त्म की गई थी? वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, क्वेश्चन में ध्यान सुनिएगा, गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का? तो वो वॉरेन हेस्टिंग था। और सिर्फ गवर्नर लिखा हुआ बंगाल का तो क्लाइव था। अब फिर 1833 का अधिनियम आया, 1833 का अमेंडमेंट हुआ, अधिनियम आया। उस अधिनियम में बंगाल का गवर्नर जनरल बदल गया किसमें? भारत के गवर्नर जनरल में। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि विलियम बेंटिंग
जो हैं भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। इम्पॉर्टेंट यहाँ से एक और फैक्ट निकला कि सती प्रथा को किस गवर्नर जनरल के समय समाप्त किया गया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? विलियम बेंटिक के समय पर सती प्रथा को समाप्त किया गया था। अब वायसराय पद जब आया तो भारत का पहला वायसराय कौन बना? तो कौन बना था? कैनिंग। बंगाल का पहला वायसराय कौन था? तो कैनिंग था। ठीक है, और यही क्वेश्चन मैंने पढ़ा था 1857 की क्रांति के समय पे। तो 1857 की क्रांति के समय कौन था? कैनिंग था। आगे आ जाते हैं कॉर्नवालिस। तो पुलिस जो है, जो हम लोग पुलिस आज हम लोग अपने पार्ट ऑफ लाइफ देख रहे हैं, हमारी रक्षा के लिए है। तो पुलिस का जनक जो है वो कौन कहलाता है? पुलिस का जनक कौन कहलाता है? कॉर्नवालिस। बंगाल के विभाजन के समय, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन के समय तो कौन था गवर्नर जनरल? तो बंगाल के विभाजन के समय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। कब हुआ था बंगाल का विभाजन? 1905 में। तो आप जहाँ जहाँ देखिए, जैसे पढ़े आप लिखेंगे विभाजन, लिख के देखिए विभाजन और कर्जन, तो लास्ट में दोनों में जन जन आ रहा है। तो विभाजन कर्जन इस तरीके से याद कर लिया कि बंगाल आंदोलन के समय कर्जन था कौन वहाँ पे। विभाजन किसके समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में। कौन से सन में? 1905 में। स्थानीय स्वशासन का जनक कौन कहलाता है? लॉर्ड रिपन। पहली बार अगर जनगणना पूछी जाए कब चालू हुई, तो पहली बार जनगणना मेयो के समय में स्टार्ट हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय में। लेकिन यहीं पे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि दशकीय आधार पर, मतलब हर 10 साल में जनगणना होगी, तो वो कब स्टार्ट हुई? दशकीय आधार पर जनगणना जो है वो लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। तो ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा कि जनगणना कब स्टार्ट हुई? तो लॉर्ड मेयो के समय में। लेकिन दशकीय आधार पर कब स्टार्ट हुई? तो रिपन के समय में 1881 से। रिपन को ही स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? राजगोपालाचारी। ये तो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको लगातार कंफ्यूज करते हैं पेपर में, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। बंगाल का पहला गवर्नर तो क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। कैनिंग के समय जो है 1857 की क्रांति चल रही थी, पहला वायसराय था भारत का। कॉर्नवालिस पुलिस का जनक कहलाता है। कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ था। 10 के आधार पर जो है जनगणना कब स्टार्ट हुई? लॉर्ड रिपन के समय में। और स्टार्ट कहाँ हुई थी जनगणना? पहली बार अगर पूछा जाए तो मेयो के समय में, लेकिन 10 के आधार पर कब हुई? तो रिपन के समय में। अंतिम गवर्नर जनरल भारत का कौन था? राजगोपालाचारी। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने देख लिए गवर्नर जनरल से रिलेटेड। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ से थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? दामोदर घाटी परियोजना किन प्रदेशों में, मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक फैली है दामोदर घाटी? तो इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट इसके बारे में आगे कभी देखेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही। ठीक है, तो कहाँ से कौन प्रदेश में? झारखंड और पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी परियोजना फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर है सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा जो है पर्वत श्रेणियाँ जो हैं, इसकी सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे है? तो धूपगढ़। क्या है याद रखिएगा, गुरु शिखर ना लगा दीजिएगा। धूपगढ़ सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी होगी तो सूरज की धूप भी पड़ेगी, तो याद रखिएगा धूपगढ़ जो है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। अब बात आती है सतपुड़ा है कहाँ पे? तो सतपुड़ा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, एमपी में। कहाँ पे उपस्थित है ये रेंज? मध्य प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। वन अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? तो आपको हर 2 साल में एक सर्वे आता है, फॉरेस्ट सर्वे आता है, वन रिपोर्ट आती है, तो वो देहरादून से आती है। तो याद रखिए कि वन कहाँ से है? वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1906 में। कहाँ पे है? उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है वन अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कहाँ से आया है?
बायोलॉजी का क्वेश्चन है, अप्रकाशिकीय अभिक्रियाएं, मतलब जो प्रकाश की अनुपस्थिति में है, अप्रकाशिकीय अभिक्रियाएं कहाँ होती हैं? तो ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवा के ग्रैना में, हरित लवा के स्ट्रोमा में, कोशिका के केंद्र में। तो आपको बी और सी में कन्फ्यूजन होगा अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है बायोलॉजी के बारे में। तो लेकिन इसका सही जवाब क्या है? हरित लवा के स्ट्रोमा में जो है अप्रकाशिकीय अभिक्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या होता है? प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक दो तरीके की जो सेल्स होती हैं आपकी, तो इनमें मुख्य अंतर क्या है? तो इनमें मेन अगर अंतर बता दें डिफरेंस क्या है, तो याद रखिए केंद्रक कला अनुपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में सबसे ज़्यादा मेन डिफरेंस क्या है? इनमें केंद्रक कला जो क्या होती है वो अनुपस्थित होती है। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है, एक में होती है एक में नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इंपॉर्टेंट डे से आया है, आप अभी जानेंगे। जनवरी में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। कौन सी जनवरी को मनाया जाता है? 25 जैन को क्या मनाया जाता है? मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट डे की बात आई तो इससे रिलेटेड कुछ डे के बारे में भी देख लेते हैं कि जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट डे को भी डिस्कस कर लेते हैं। आइए देखते हैं इम्पॉर्टेंट डे। 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? NRI डे मनाया जाता है या प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, याद रखिएगा। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। 18 जनवरी राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस या पोलियो डे मनाया जाता है। 23 जनवरी को आपको जानते हैं सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी। क्यों? सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पड़ती है। बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। और 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है, तो 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस, 9 जनवरी NRI डे, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस, 18 जनवरी पोलियो डे, 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर कौन सा? पराक्रम दिवस, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 19। बंगाल क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं। बैंक ऑफ कलकत्ता, जिसका नाम बाद में बैंक ऑफ बंगाल हो गया, वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो आपका मैक्सिमम लोगों का खाता अगर कहाँ पे होगा, आप सारे ऑप्शन पढ़ के देखेंगे तो RBI में तो खाता नहीं है, बैंक ऑफ बड़ौदा में इतने लोगों का भी नहीं है। सबसे ज़्यादा खाता आपको देखेंगे तो कहाँ मिलेगा? SBI में मिलेगा। तो ये अभी का बैंक नहीं है, बैंक ऑफ कलकत्ता हुआ करता है, उसका नाम बदल के फिर बैंक ऑफ बंगाल हुआ। अब वर्तमान में उसको क्या बोला जाता है? SBI बोला जाता है। तो इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें देख लेते हैं। पहले हिस्ट्री क्या है? बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना हुई 1806 में। ठीक है, ये सेना को धन पहुंचाने के लिए की गई थी बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना। फिर 1809 में बैंक ऑफ बंगाल इसका नाम रख दिया गया, बैंक ऑफ कलकत्ता का। फिर 27 जनवरी 1921 को कुछ बैंकों में इसको मिला दिया गया, बैंक ऑफ बंगाल में कुछ बैंकों को मिला दिया गया, और फिर इसका नाम क्या कर दिया गया? नाम कर दिया गया इम्पीरियल बैंक। ठीक है, और जो 1955 में क्या कहलाने लगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहलाने लगा। ठीक है, बैंक ऑफ कलकत्ता 1809 में बैंक ऑफ बंगाल बना, फिर 1921 में कुछ बैंक को मिला के इसका नाम इम्पीरियल बैंक रख दिया गया, जिसको 1955 में नाम क्या दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 साइंस का है। स्लैंग, मेटलर्जी का क्वेश्चन है। स्लैंग जो होता है, जो बचता है मेटलर्जी में, ठीक है, तो वो उसको क्या नाम दिया जाता है? उसको गलित लौह बोला जाता है, या फिर गलित सैंड बोला जाता है, या फिर गलित एल्यूमिना बोला जाता है, या गलित कैल्शियम सिलिकेट बोला जाता है। तो अगर मेटलर्जी के बारे में आप जानते होंगे तो जो स्लैग बनता है वो क्या होता है? गलित कैल्शियम सिलिकेट होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से हमने 20 क्वेश्चनों को क्या पढ़ा, उसके साथ उसके एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देखा। तो इस तरीके से 20 क्वेश्चन से लगभग हम लोगों ने 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए विथ एक्सप्लेन। तो ये है एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीका अपनी एग्ज़ाम को चेक करने का। आप कमेंट में बताइए कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन का सही जवाब किए। ठीक है,
तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने साथियों तक शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।